नमस्कार, मेरा नाम सुनील है और आज हम संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 9 के बारे में बात करेंगे। मैंने इसके पहले कल धारा 10 के बारे में बात किया था। ये वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया था लेकिन थोड़ा सा उसमें गड़बड़ी आ गई थी, तो धारा 9 के बारे में आज डाउनलोड करूँगा मैं। तो धारा 9 के बारे में बात करते हैं। तो संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 9 मौखिक अंतरण के बारे में बात करती है। मतलब धारा 9 ये प्रावधान करती है, कहती है कि किसी भी संपत्ति का मौखिक अंतरण हो सकता है, तो उसमें कौन कौन सी संपत्ति ऐसी होती है जिसका मौखिक अंतरण किया जा सकता है। मौखिक अंतरण का यहाँ आशय है कि केवल पैसा लेकर के संपत्ति दान दे देना या संपत्ति दान में दे देना, कोई लिखा पढ़ी ना होना, कोई लिखित दस्तावेज ना होना, कोई रजिस्ट्री नहीं होना, इसका मतलब है मौखिक। तो यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि धारा 9 में ये कहा गया है कि जब तक विधि द्वारा कोई लेख अभिव्यक्ततः अपेक्षित नहीं है, संपत्ति का अंतरण बिना लिखे किया जा सकता है। कहने का मतलब है कि जैसे पूर्व की भांति मैं इस बारे में भी बता रहा हूँ, इस धारा में भी बता रहा हूँ कि ये नकारात्मक परिभाषा दी गई है। कहा गया है कि मौखिक अंतरण उसका हो सकता है जिसके बारे में कानून में कहीं ये नहीं लिखा है कि लिखित होना आवश्यक है। ये नहीं बताया गया है कि मौखिक अंतरण किसका होगा, ये बताया गया है कि किसका लिखित अंतरण होगा। जिसका लिखित अंतरण होगा उसको छोड़ करके बाकी सब संपत्तियों का मौखिक अंतरण हो सकता है। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, धारा 9, जब तक विधि द्वारा कोई लेख अभिव्यक्ततः अपेक्षित नहीं है। कहने का मतलब जब तक कानून द्वारा स्पष्ट रूप से कहीं ये न लिखा हो कि फला फला संपत्ति का अंतरण करने के लिए लिखित और रजिस्ट्री होना ज़रूरी है, ऐसा कहीं ना लिखा हो किसी संपत्ति के बारे में, तो उसका मौखिक अंतरण हो सकता है। अब जब नकारात्मक परिभाषा के बारे में बात करते हैं, फिर धारा 9 में आगे हम जाते हैं। आप अपने दाहिने हाथ देखिए, लिखा हुआ है निम्नलिखित संबंध मामलों में अभिव्यक्तः अपेक्षित है। कहने का मतलब ये जो निम्नलिखित ये 8 पॉइंट दिए गए हैं, ये पॉइंट इसलिए दिए गए हैं, इसमें लिखा हुआ है कि इस मामले में कानून यह अपेक्षा करता है कि लिखित दस्तावेज होगा और उसकी रजिस्ट्री आवश्यक है। ठीक है, इसके अलावा ये जो 8 बिंदु दिए गए हैं, इसके अलावा कोई भी संपत्ति हो उसका मौखिक अंतरण हो सकता है, दे करके ले करके। उसमें लिखा पढ़ी होना आवश्यक नहीं है। लेकिन इन 8 मामलों में अगर वो संपत्ति इन 8 मामलों के अंदर आती है तो उसका लिखित होना और रजिस्ट्री होना आवश्यक है। अब देखिए क्या क्या है। पहला है अचल संपत्ति जिसका मूल्य 100 रुपये से अधिक है। कोई भी ऐसी अचल संपत्ति, इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसको स्थावर संपत्ति भी बोलते हैं, अगर 100 रुपये से अधिक के मूल्य की है तो उसका लिखित होना, रजिस्ट्री होना आवश्यक है। यूपी में ये संशोधन हुआ है क्योंकि ये संपत्ति अंतरण अधिनियम तो पूरे भारत पे लागू है, लेकिन उत्तर प्रदेश राज्य में ये कह दिया गया है कि अचल संपत्ति चाहे 100 रुपये की हो, चाहे 100 रुपये से अधिक की हो, चाहे 100 रुपये से कम की हो, अगर अचल संपत्ति है तो उसका अंतरण करने के लिए लिखित रजिस्ट्री होना आवश्यक है। लेकिन उत्तर प्रदेश के अलावा स्टेट में 100 रुपये वाली बाध्यता है। अब ये और बात है कि 100 रुपये की कौन सी अचल संपत्ति हो सकती है, थोड़ा हास्यास्पद लगता है, लेकिन ये प्रावधान है। दूसरा है किसी उत्तर भोग या अन्य अमूर्त संपत्ति का विक्रय करना। उत्तर भोग या अमूर्त संपत्ति का मतलब है कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी अचल संपत्ति से लाभ हित प्राप्त करने का अधिकार जो होता है वो भी अचल संपत्ति के अंतर्गत आता है। ये धारा 6 में हमने आपको बताया था कि अचल संपत्ति में कौन कौन सी चीज़ आती है। जैसे तालाब से मछली मारने का अधिकार है, आपको अधिकार मिला हुआ है, तो ये आपका ये भी आप अंतरण कर सकते हैं। बगीचे से फल इकट्ठा करने का अधिकार, ये भी अचल संपत्ति की परिभाषा में आती है, लेकिन ये अमूर्त संपत्ति है। अधिकार जो होती है वो दिखती नहीं है, वो रहती है। तो ये अमूर्त संपत्ति का जो अंतरण है या किसी भी चीज़ का उत्तर भोग का अधिकार है, ये अगर अंतरण आप करेंगे तो लिखित रजिस्ट्री होना आवश्यक है। तीसरा है सादा बंधक, जैसे बंधक आप कहते हैं, उसको मॉर्गेज बोलते हैं।
सादा बंधक के मामले में भी लिखित होना आवश्यक है। सादा बंधक क्या होता तो सादा बंधक क्या होता है इसको आगे बताएंगे। कोई भी बंधक है, कोई संपत्ति गारंटी में रख करके लोन लिया जाए, कर्ज लिया जाए, उसको बंधक कहते हैं। सादा बंधक एक विशेष प्रकार का बंधक है, बंधक के प्रकार में आता है। ये धारा 59 में है। देखिए जो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 लिखा है, उसके आगे जो कोष्टक में लिखा है वो धारा है। उस धारा में ये कहा गया है कि ये संपत्ति है तो इसका लिखित रजिस्ट्री करना आवश्यक है। इसी तरह से आगे है सभी प्रकार के बंधक जिसकी प्रतिभूति, चौथा नंबर है सभी प्रकार के बंधक जिनकी प्रतिभूति राशि 100 रुपये से अधिक हो। कोई ऐसा बंधक है जिसमें 100 रुपये से अधिक की संपत्ति को गारंटी रख करके लिया गया है कर्ज, तो उसका भी लिखा पढ़ी होना आवश्यक है, मतलब रजिस्ट्री होना आवश्यक है, लिखित होना आवश्यक है। लेकिन इसमें लिखा है हक विलेख के निक्षेप द्वारा बंधक को छोड़ करके। हक विलेख के निक्षेप द्वारा बंधक का मतलब है कोई टाइटल डीड होती है, कोई आपके मकान का कागज़ है, ज़मीन का कागज़ है, अगर उस कागज़ को जमा करके आप बंधक रख करके उस कागज़ को कोई ऋण प्राप्त करते हैं तो इस मामले में छोड़ करके बाकी 100 रुपये से अधिक की गारंटी वाली जो बंधक होती है उसमें लिखित होना आवश्यक है। पांचवा है अचल संपत्ति का वर्षानुवर्षी पट्टा। 1 वर्ष से अधिक का जो पट्टा होता है, जैसे वर्ष दर वर्ष वाला पट्टा हो या 4 साल का पट्टा हो, 2 साल का पट्टा हो, 5 साल का पट्टा हो, उस मामले में लिखित होना आवश्यक है। तो हम आगे बढ़ते हैं 6 नंबर पॉइंट पे। लिखा है विनिमय। विनिमय जहाँ संपत्ति की कीमत 100 रुपये से अधिक हो। कोई संपत्ति है उसकी कीमत 100 रुपये से अधिक हो और उसकी अदला बदली हो रही है, आप इस मार्कर के बदले में ये डस्टर आप प्राप्त कर रहे हैं। अगर इस तरह का कोई संपत्ति है और उसका अदला बदली हो रही है, विनिमय हो रहा है, तो उसकी कीमत, उस संपत्ति की कीमत 100 रुपये से अधिक है तो उसका लिखित होना आवश्यक है, रजिस्ट्री होना आवश्यक है। धारा 118। फिर 7वां अचल संपत्ति का दान। कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, अचल संपत्ति है, स्थावर संपत्ति है, अगर उसका दान हो रहा है तब भी लिखित होना आवश्यक है। कहने का मतलब है कि कोई अपनी ज़मीन या अपना मकान अपने रिश्तेदार को, अपने भाई को, अपने भतीजे को या अपने किसी भी व्यक्ति को जिसको वो प्रेम करता है, दोस्त को, अगर दान में देना चाह रहा है तो वो तहसील में जाके उसकी रजिस्ट्री ज़रूर होगी। जैसे बैनामा होता है वैसे दान का भी एक दान विलेख होता है, गिफ्ट डीड बोलते हैं उसको, लिखा जाता है। बिना लिखे आप अचल संपत्ति को दान में नहीं दे सकते। तो ये धारा 123 में है। लेकिन अचल संपत्ति के दान का ये जो बिंदु है, इसमें एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि मुस्लिम विधि में जो हिबा है, मुस्लिम विधि में जो दान है उसको हिबा बोलते हैं, और उस दान को छोड़ करके, मतलब कोई मुस्लिम है अगर वो किसी को दान दे रहा है तो उसका लिखित होना आवश्यक नहीं है। अचल संपत्ति का दान अगर आप कर रहे हैं तो लिखित होना आवश्यक है, लेकिन मुस्लिम मामलों में ये लागू नहीं है। और ये अचल संपत्ति का दान ये धारा 123 में है। 8वां अनुयोज्य दावे का अंतरण। अनुयोज्य दावा क्या होता है इसके बारे में हम आपको अच्छी तरह बता चुके हैं। अगर किसी भी अनुयोज्य दावा का अंतरण हो रहा हो, चाहे वो जितने भी रुपए का हो, तो लिखा पढ़ी होना आवश्यक है। मतलब लिखा पढ़ी एक सामान्य शब्द है जो लोग आपस में बात करके, हम लोगों के क्षेत्र में यही बात सब कही जाती है। तो इसका मतलब है लिखित होना और रजिस्ट्री होना आवश्यक है। ये धारा 130 में बात कही गई। अब मतलब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि धारा 9 कहती है कि मौखिक अंतरण किस संपत्ति का हो सकता है। कहती है कि मौखिक अंतरण किस संपत्ति का होता है, तो ये नहीं बताती है कि मौखिक अंतरण किस संपत्ति का होता है। वो ये बताती है कि किन किन संपत्तियों का लिखित होना, रजिस्ट्री होना आवश्यक है। तो जिन जिन संपत्तियों का लिखित होना, रजिस्ट्री होना आवश्यक है, उसको छोड़ करके बाकी जितनी भी संपत्तियाँ होंगी सबका मौखिक अंतरण हो सकता है, ये कहा गया है। कहने का मतलब है कि ऊपर से जब आप हेडिंग देखते हैं तो ऐसा लिखा हुआ है कि धारा 9 मौखिक अंतरण के बारे में बात कर रही है। हाँ, बात तो कर रही है मौखिक अंतरण के बारे में, लेकिन वो बात थोड़ा सा नकारात्मक तरीके से कर रही है कि फला 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 चीज़ों को छोड़ करके
बाकी चीज़ों का मौखिक अंतरण हो सकता है, क्योंकि मौखिक अंतरण करने वाली चीज़ों की लिस्ट, संपत्तियों की लिस्ट बहुत लंबी है। तो उसमें हम न जाकर के हम ये तय कर लेते हैं, इसीलिए ये अधिनियम में रखा गया इसी तरह से कि फला फला संपत्ति का अंतरण होगा तो लिखित होना, रजिस्ट्री होना आवश्यक है। उसके अलावा कोई भी जो संपत्ति होगी उसको आप मौखिक रूप से अंतरण कर सकते हैं, क्योंकि भारत में हमारे यहाँ बहुत पहले से ही मौखिक अंतरण का प्रचलन था। तो उस मौखिक अंतरण के प्रचलन को बनाए रखा गया है। इस कानून में कहा गया है कि ये जो फला फला संपत्ति हैं इनको छोड़ करके बाकी जो भी संपत्ति है आप उसका अंतरण मौखिक रूप से कर सकते हैं। तो अब इसके बाद हम धारा 10 के बारे में पढ़ेंगे, और आज ही 2-3 वीडियो मैं आपको अपलोड कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद हम धारा 10 के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।